प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, नूतन ब्रह्मचारी किनकी रचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रकार का प्रश्न कि नूतन ब्रह्मचारी आए, 100 अजान एक सुजाना आए, रसातल यात्रा आए, सद्भाव का अभाव आए, हमारी घड़ी आए। ये सब बालकृष्ण भट्ट की रचना है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिसका कि जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हुआ था। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था तो बेनी प्रसाद भट्ट लगाना, और अगर माताजी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे? पार्वती देवी लगाना। बच्चों, मैं जितना भी अलग से बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में सेट करते चलो, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूं इसी से प्रश्न आएगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है बच्चा पार्टी। बस आपका जो है ये लगाते चलना आंसर और सारे प्रश्नों को याद करते चलना। देखिए, अब दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं, इसके बचपन का नाम क्या था? सबको पता है सर, बाउल नाम था। क्या था बच्चों? बाउल। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर इसके बारे में पूछे तो क्या पूछेगा? जन्म पूछेगा, जो कि 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 को इसका निधन हुआ था। माताजी का नाम फुलरानी था और पिताजी का नाम हर्षुदयाल था। बस इतना को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पत्नी का नाम पूछे तो प्रभावती देवी लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, तीसरा नंबर सवाल है, बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है। ये हमारे अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है, जो कि एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उसी चैप्टर में बर्नार्ड शॉ ने नर को अहेर माना है तथा नारी को अहेरिन माना है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ नर को पूछा गया, अहेर लगाना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 3 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्नों को याद करते चलो बच्चों और हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलो। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखिए, मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम जो है हम लोग रोज चैप्टर में पढ़े हैं, जो कि अज्ञेय जी की रचना है। मालती के पति का नाम अगर पूछे तो महेश्वर नाम था। अगर पूछे महेश्वर पेशे से क्या थे तो महेश्वर डॉक्टर थे। क्या थे बच्चों? महेश्वर डॉक्टर थे। और अगर आपसे पूछे मालती और महेश्वर जो है किस कहानी का पात्र है तो रोज कहानी का पात्र है। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पात्र वाला और पात्रा वाला आजकल कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, इसलिए सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखते चलोगे। जितना मैं बता दे रहा हूं उसका याद करते चलो आप लोग। देखो, अब पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। बड़ा ही अच्छा सा सवाल पूछा गया है। एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर पढ़ते हैं वो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसमें कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन है? भाई है भाई। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 का क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को और शहादत यानी कि निधन हुआ था 23 मार्च 1931 को। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी बिहार के बारे में लिखे हैं। करेक्ट आंसर सी होगा, जो कि ओस दानिरा निबंध में ये वर्णित किया गया है। तो बच्चों याद रखोगे, जिसमें कि महात्मा गांधी साहब का ये वर्णन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, देखो आपके सामने है, किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था। किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था, ये बताओ। 7 नंबर सवाल का जवाब गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेख है रोज चैप्टर में। किसमें बच्चों? रोज चैप्टर में। याद रखोगे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रोज कहानी के कहानीकार का नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय लगा के आओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे प्रश्नों को याद करते चलो। और जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर अभी भी हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाई है, कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो बच्चों आप लोग घबराओ नहीं। हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 विषय का इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी कि उसमें सिर्फ उसी क्वेश्चन को दिया गया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जिसका कि ज्यादा चांस होता है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। सारे टॉपिक को उसमें कवर किया गया है और बच्चा पार्टी मैं उम्मीद करूंगा लास्ट टाइम में पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी से भी पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो
उस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 7070821685 नंबर पे। याद रखोगे मात्र 199 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का दिया जा रहा है भाई। 199 कोई बड़ा चीज नहीं है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये हम गारंटी लेते हैं, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। बस जो है आप हमसे ये प्रॉमिस करो कि सर ये हम पीडीएफ को लास्ट एग्जाम तक में खत्म कर लेंगे, एकदम पढ़ लेंगे, तब इस पीडीएफ को लेके आप पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किया गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी में दिया गया है। तो सारे बच्चे क्या करोगे, इस पीडीएफ को लेके अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, लास्ट टाइम में पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और यही हमारा लास्ट मौका है, उसके अलावा भाई कुछ नहीं हो सकता। देखो 8 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। बताओ क्या होगा। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री है और हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों है। देखो कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो वो थे मोहन राकेश। क्या थे बच्चों, मोहन राकेश। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 9 नंबर सवाल है, राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है। राम की शक्ति पूजा जो रचना है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कई बार हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, ये सब गलत नहीं कर सकते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 10 नंबर सवाल देखो आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने प्रश्न। बताओ निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्यकार सलाहकार रहे हैं। बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में कौन से साहित्यकार हैं जो राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार रहे हैं। उसका नाम है नामवर सिंह। क्या है बच्चों, नामवर सिंह करेक्ट आंसर डी होगा। और नामवर सिंह को याद रखोगे, प्रगीत और समाज जो चैप्टर है जो कि एक प्रकार का निबंध है, ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और एक चीज और भी याद रखोगे, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये भी याद रखना क्योंकि ये भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की है। मेघदूत नामक नाट्यशाला की जो स्थापना महाराष्ट्र में किया है वो क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अब पूछेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, तो आप बताओगे सर जूठन है। और क्या पूछेगा, जूठन क्या है। जूठन एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी, ये हमारा जो होता है ये एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसी कथा है बच्चों, आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। याद रखो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 12 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था। लेखक के भाई का नाम था जसवीर और जनेसर। क्या था बच्चों, जसवीर और जनेसर। जूठन के लेखक का नाम पूछे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, इसको करना बहुत जरूरी है। देखो थानू जो है किस कहानी का पात्र है, थानू जो है किस कहानी का पात्र है, तिरीच कहानी का। अगर तिरीच कहानी के कहानीकार का नाम पूछे तो उदय प्रकाश लगा के आना है। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलयज की नहीं है। मलयज जी की कौन सी रचना नहीं है ये पूछा गया है। वैसे आप लगा दो, क्या लगा रहे हो, बहुत अच्छे, ये लगा रहे बच्चा पार्टी अबूतर कबूतर। सर ये रचना कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो रचना है उदय प्रकाश की, ये कैसे हो सकता है, ये अबूतर कबूतर उदय प्रकाश की रचना है जो कि मलयज जी की नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 15 नंबर सवाल है, दत्तात्रेय के दुख, ये रचना किसकी है। दत्तात्रेय के दुख जो है रचना है ये उदय प्रकाश की रचना है। 15 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो ये रहा, जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से लगा दो। जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। जन्म स्थान है मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। और निधन हुआ था 17 फरवरी 1886 को, 1986 को। अब बता दो क्या होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा ना, मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो प्रेम खयानक काव्य परंपरा के कवि हैं। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। वैसे मैं बता दूं, अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूर्य कहा जाता है सूरदास को। अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है, तो आप लगाओगे तुलसीदास। और अगर पूछे कवियों के कवि किसे माना जाता है, तो आप लगाओगे शमशेर बहादुर सिंह। याद रहेगा बच्चों, इतना याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों से तो आप लगा के आओगे। देखो 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे। अष्टछाप में शामिल थे 7 कवि शामिल थे, जिसमें कि हमारे सूरदास भी आते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो
19 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? और बहुत सारे बच्चे नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं, एकदम लगा के चले आते हैं सर सूर सागर हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे पूछा गया नहीं है। जो कि चित्ररेखा, ये किसकी रचना है सर? ये तो जायसी जी की रचना है, तो ये कैसे हो सकता है सूरदास की रचना? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? हनुमान बाहुक को कवितावली का एक अंग माना जाता है। बच्चों आपको याद रखना है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ओके लगा रहे सर, तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास की रचना है, तो हनुमान बाहुक भी हमारा तुलसीदास की ही कृति होगा ना। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल देखो, तुलसीदास के गुरु कौन थे? देखो यहाँ पे कोई भी गुरु मेंशन नहीं किया गया। देखो यहाँ ना तो पूछा गया शिक्षा गुरु ना दीक्षा गुरु। तुलसीदास के दो गुरु थे, एक थे शिक्षा गुरु और दूसरा थे दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु की बात हो तो शेष सनातन थे, और दीक्षा गुरु की बात हो तो नरहरि दास थे। लेकिन यहाँ पे एक ही है कवि जिसका नाम है नरहरि दास, क्योंकि ये हमारे कौन थे बच्चों? याद रखोगे, ये दीक्षा गुरु थे, किसके? तुलसीदास के। शिक्षा गुरु शेष सनातन पूछता, लेकिन शेष सनातन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लगा सकते हैं। वैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य को जानते हो क्या बच्चों? ये थे सूरदास के गुरु। उसके बाद शेख मोहिदी जो थे, ये जायसी के पिता थे। उसके बाद हमारा ये अग्रदास क्या है? अग्रदास नाभादास के ये गुरु है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे? राम भक्त कवि नाभादास थे। कौन थे बच्चों? नाभादास थे। ऐसे तुलसीदास भी थे, लेकिन ऑप्शन में तुलसीदास नहीं दिया गया ना। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जी देखो, हमने बताया था शुरू के 4 कवि आपके काव्य खंड में, शुरू के 4 कवि यानी कि तुलसीदास हुआ, जायसी हुआ, सूरदास हुआ और नाभादास, ये क्या है? 4 कवि हमारे आते हैं भक्ति काल में। उसके बाद भूषण सिर्फ रीति काल के हैं, और जितने भी बच गए वे सारे के सारे आधुनिक काल में आते, जैसे हुआ शमशेर बहादुर सिंह हुआ, रघुवीर साय हुआ, अशोक वाजपेयी हुआ, ज्ञानेंद्र पति हुआ। ये सब क्या है? आधुनिक काल के कवि है बच्चों, इसको याद रख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल देखो, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि दी थी राजा रुद्र शाह ने। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न आ चुका कि कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? तो ब्रज भाषा में। और 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। बस ऐसा ही प्रश्न आएगा, घबराना नहीं। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हो बच्चों तो क्लास को एक बार लाइक कर देना, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हो। देखो इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इंदु नामक जो ये पत्रिका है, इसका प्रकाशन किया था जयशंकर प्रसाद ने। किसने बच्चा पार्टी? जयशंकर प्रसाद ने। कब किया था? 1909 में किया था बच्चों, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन रचना छायावादी की प्रतिनिधि रचना है? देखो वैसे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, और जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना? ये 4 ऑप्शन में तो आप लगाओगे सर कामायनी, क्योंकि शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है, पद्मावत जायसी जी की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 28 नंबर सवाल है, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऐसे मुकुल आए, ये सब रचना अगर आए, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, पुत्र वियोग कविता की कवित्री है ये। चलो 29 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या था बच्चों? धर्म देवी नाम था। 29 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी लगाओगे। माता जी का नाम पूछे तो प्रभु देई लगाना, पिताजी का नाम पूछे तारीफ सिंह लगा के आना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा आपके सामने, कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन रहे हैं? कवि भी थे और शायर भी थे। कौन ऐसे थे? वे थे शमशेर बहादुर सिंह। कौन थे बच्चों? जिसे कवियों के कवि भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि उषा चैप्टर के ये कवि हैं, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है पूछा गया, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हो आप? लगाना काठ का सपना जो है ना सर, ये रचना है मुक्तिबोध जी की रचना। किसकी है बच्चों? मुक्तिबोध की रचना। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, 32 नंबर
सवाल है, हरचरना किसका प्रतिनिधि है? हरचरना एक आम आदमी है भाई, जो कि रघुवीर सहाय की कविता में है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अधिनायक कविता पढ़े हो ना, उसी में यह हरचरना का इसमें ये दिया गया कैरेक्टर। बता दो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये एक आम आदमी था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, रास्ता इधर से है किसकी रचना है? रास्ता इधर से है, ये रचना किसकी है? आप बताओगे क्या बच्चा पार्टी? 33 नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है और आप लगा रहे हो रघुवीर सहाय, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर निम्न में से कौन कवि कार्यरत थे? जल्दी से बता दो क्या होगा? वे थे विनोद कुमार शुक्ल। क्या थे बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल। और इसको लगाना बहुत जरूरी है, याद रखोगे आप लोग। चलो किताब में पढ़ते हो, किताब को एकदम खत्म कर लेते हो तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। देखो निम्नलिखित में किस कवि को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान जो है प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित में कौन ऐसे कवि हैं जिसे दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया था? तो वे कवि हैं हमारे विनोद कुमार शुक्ल, जो कि 1997 में दिया गया था दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान। आगे बढ़ते हैं और 36 नंबर सवाल देखो, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर कौन कवि कार्य किए हैं? बताओ। कारा अधीक्षक के पद आपको याद आ गया होगा, ज्ञानेंद्र पति, जो कि गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति। करेक्ट आंसर सी होगा, जिन्होंने कहा है कि सर पंचायती राज में क्या खो गया? पंच परमेश्वर। याद रखोगे, ये कविता पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, पढ़ सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखो, 1870 से 90 के बीच में लगभग 300 कहानियां जो है किसकी प्रकाशित हुई है? लगभग 300 कहानियां, कहां कब से कब तक? 1870 से 90 के बीच में लगभग 300 कहानियां प्रकाशित हुई है गाय डी मोपासा की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 38 नंबर सवाल है, अफ्रीकी देश के कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? किस लेखक का? जल्दी से बता दो, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है सर, ये है हेनरी लोपेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, और यह पंक्ति जो किस शीर्षक कहानी की है? ये लिया गया उसने कहा था कहानी से, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आ गया तो छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि भाई इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम लगातार पूछे जाते हैं। याद रखोगे आप लोग। ऐसे जन्म हुआ था 12 सितंबर 1922 को हुआ था। किसका जन्म हुआ था सर? 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ था, और 12 सितंबर 1922 को इसका निधन हुआ था। कहां हुआ था जन्म? जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। अगर ये मूल निवास की बात करें तो ये गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। याद रखोगे, पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। इतना को तो याद रख सकते हो बच्चा पार्टी। जन्म हमने क्या बताया? जन्म 7 जुलाई 1883 और 12 सितंबर 1922 में निधन हो गया था। इतना तो याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? घ का उच्चारण स्थान, क ख ग घ आए या फिर ये सब हमारा कंठ होता है। घ वाला क ख आए तो सब ये कंठ से ही हो जाता है। चलो 41 नंबर सवाल को देखते हैं, गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गायक का संधि विच्छेद, सभी बच्चे बता दो क्या होगा? 41 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे हो सर, गायक का गै जोर अक बराबर गायक हो। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 42 नंबर सवाल का रहा है, नमक का विशेषण क्या होगा? नमकीन। नमक का नमकीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ये सब आसान आसान प्रश्न है सर, कई बार पढ़ा भी चुके हैं। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवर का संधि विच्छेद सरह जोर वर बराबर सरोवर। सरोवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास यानी कि जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। शिव और पार्वती। शिव पार्वती होता है, सही जवाब ए हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चा, अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, पसेरी। पसेरी मतलब क्या आया? 5 शेर वाला पसेरी होता है, यानी कि ये द्विगु समास होगा, क्योंकि ये नंबर का बोध हुआ तो हम पसेरी कह सकते हैं। चलो 46 नंबर सवाल है, विराम में उपसर्ग क्या है? वी प्लस राम। विराम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से हर एक बार प्रश्न है, अब की बार भी पूछा जाएगा। याद रखना, अप यस, अप और यस, अप क्या होगा? अप हमारा उपसर्ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल देखो,
लड़ाई, लर प्लस आई, लड़ाई होता है क्या बच्चा, लड़ाई में करेक्ट आंसर क्या होगा, ये लास्ट वाला प्रत्यय होता है, लास्ट वाला प्रत्यय होता है, और हमारा जो होता है स्टार्टिंग वाला जो होता है ना बच्चा, वो होता है उपसर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 49 नंबर सवाल है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ये तो कई बार हम पढ़ा चुके हैं, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है सर, स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारा हिंदी में यहां मेंशन किया गया, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 49 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की संख्या है 11। तो हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। और अगर पूछे हिंदी में मूल कितने सर्वनाम है, बेसिक पूछे तो 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं, ये याद रखोगे। यहाँ कुल है इसलिए 11 होगा, और लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा या तो 6 रहेगा या फिर 11 रहेगा, ये दोनों को याद रख लो, दोनों में से कोई मिले आप लगा के चले आओगे। मूल और कुल में ये भेद बता दिया मैंने। चलो बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे पढ़ चुके हो इस क्लास को, बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे बच्चों क्लास को लाइक कर देना। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हो, डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे है, तो डेली हमारे साथ क्लास भी कर सकते हो। ओके बच्चों, और जितने भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जितने भी बच्चे नहीं लिए हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो 70 82 1685 नंबर पे कॉल करिएगा कि सर हमें 199 वाला पीडीएफ चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो आपको तुरंत दे दिया जाएगा बच्चा पार्टी। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।